हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी आर माइंड ओपनर में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को संसद द्वारा पास किए गए हैं और पूरे देश में इन कृषि बिलों पर बड़े पैमाने पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 3 बिलों पर चर्चा करेंगे और इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जानते हैं कौन कौन से विधेयक बिल जो हैं वो संसद में पास किए गए हैं। पहला विधेयक है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। एंड सेकेंड विधेयक कौन सा है? मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बंदोबस्ती और सुरक्षा विधेयक 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। एंड थर्ड, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, तो ये 3 बिल हैं जो कि अभी हाल ही में संसद द्वारा पास किए गए हैं। तो इनके बारे में डिटेल से जानने से पहले हम एमएसपी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। एमएसपी क्या होता है और कौन इसे जारी करता है? तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसी भी फसल पर जारी किया जाता है जिसमें किसान की लागत के साथ कुछ लाभ भी जुड़ा हुआ होता है। उस मूल्य पर सरकार किसानों से उनकी उपज को लेती है। अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है तो अनाज की कीमतें एक तय सीमा से नीचे ना जाएं। इसकी वजह से किसानों को कम से कम उनकी लागत के साथ ही कुछ मुनाफा भी मिल जाए। ठीक है। सरकार की ओर से कुल 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। ये चीज़ याद रखना कि सभी फसलों पर एमएसपी जारी नहीं होता है। ये कुल 23 फसलों पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। अब बात आती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कौन करता है। ठीक है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो कि क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। ठीक है, कौन निर्धारण करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें ये ऑप्शन अगर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तो सही है। ठीक है, अब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1965 में किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय नहीं करता है। इसका एमएसपी गन्ना आयोग द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी एमएसपी के बारे में इतना। अब जानते हैं हम जो भी बिल पास हुए हैं संसद द्वारा उनके बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे क्या है। ठीक है, तो पहला जो विधेयक है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020। तो इसमें क्या है? कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020 राज्य की मंडियों के बाहर किसानों को फसल बेचने का अधिकार देता है। ठीक है, अभी क्या था? सिर्फ अपने ही स्टेट में बेचने, अपने स्टेट की ही मंडियों में बेचने का अधिकार था। लेकिन अब इस विधेयक में क्या है कि आप कहीं भी राज्य से बाहर या मंडी से बाहर, ठीक है, कहीं भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, अभी तक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति के बाहर कृषि उपज को बेचने पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे।
ठीक है। क्या था कि अभी तक जितने भी मतलब मंडियां थी, गवर्नमेंट मंडियां थी, कृषि उत्पाद विपणन समिति की जो भी मंडियां थी, उनसे बाहर बेचने पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। ठीक है, आप बाहर बेच नहीं सकते थे, अच्छा प्राइस नहीं मिलता था, ठीक है, इस तरीके के प्रतिबंध थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इस विधेयक में क्या है, मंडी के बाहर आप अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आप स्टेट से बाहर भी जा कर के बेच सकते हैं, और अगर कोई लोकल में कोई अगर उद्योगपति है या मिडिल मैन है, ठीक है, तो उसके द्वारा भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, इसके प्रावधान एवं लाभ क्या हैं? तो इस विधेयक के माध्यम से व्यापारी और किसानों को उपज की बिक्री के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध होंगे। ठीक है, इस माध्यम से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। इसके अलावा कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे जहाँ पे किसी एरिया में कम उपज होती है और किसी स्टेट में ज़्यादा उपज होती है, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे एमपी में या पंजाब में व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और राजस्थान में कम होता है, तो क्या होता है कि जैसे राजस्थान में प्राइस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम एमपी से जो व्हीट है, गेहूं की उपज है, उसको हम राजस्थान में ले जा करके बेचने पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस में मिलेगा। ठीक है, और वहाँ के लोगों को भी मतलब कीमत से ज़्यादा जो है नहीं चुकाना पड़ेगा, प्राइस नहीं चुकाना पड़ेगा। ठीक है, कम प्राइस में ही अनाज उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी पॉजिटिविटी है इस विधेयक में। तो अब इस विधेयक का विरोध क्यों करते हैं किसान? ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये चीज़ याद रखना, जैसे कि अब मंडियों से बाहर बेचने का प्रावधान है, तो मिडिल मैन क्या करेंगे, मिडिल मैन या उद्योगपति क्या करेंगे, अपना एक मनमाना प्राइस लगाएंगे। गवर्नमेंट को क्या होता है, कृषक से और मिडिल मैन से क्या होता है, टैक्स मिलता है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो जब कृषक लोग बाहर ही बेच देंगे मंडी में या एपीएमसी की मंडियां जो हैं उनमें अगर अनाज नहीं पहुंचेगा या अनाज नहीं बेचेगा कोई, तो वो मंडियां क्या होंगी, जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा मंडियों से तो मंडियां बंद हो जाएंगी। ठीक है, और जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एमएसपी को ख़त्म कर देगी। ठीक है, और जब एमएसपी को ख़त्म कर देगी तो जो मिडिल मैन हैं या उद्योगपति हैं वो अपना मनमाना प्राइस लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए किसानों का शोषण अधिक होगा इस विधेयक में, तो इसलिए किसान लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो विधेयक है, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय किसानों को यह बिल बुआई से पहले ही अपनी फसल को अनुबंध पर बेचने की आज़ादी देता है। ठीक है, इसमें क्या है कि किसान फसल की बुआई करने से पहले ही किसी उद्योगपति या किसी मिडिल मैन को अपनी फसल को बेच सकता है। ठीक है, किसानों को मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए किसान ज़्यादातर क्या होता है, मौसम पर ज़्यादा निर्भर होता है। ठीक है, तो बाजार की अनिश्चितता के कारण कृषि में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्याओं को दूर करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। ठीक है, अब इसके प्रावधान एवं लाभ क्या हैं? यह विधेयक किसानों को बड़े बड़े कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, क्या होगा, कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान को फसल का सही मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, एंड थर्ड जो विधेयक है वो है हमारा आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। ठीक है, तो ये विधेयक, इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, पहले क्या था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955।
ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसमें क्या है, आवश्यक वस्तुओं एवं उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाने के लिए सरकार ने 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था। ठीक है, 1955 में क्या था कि जैसे जैसे जमाखोर लोग थे, क्या करते थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, ठीक है, तो क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए ऑयल सीड है और दलहन है, सीरियल क्रॉप है, ठीक है, तो इनको स्टोर कर लेते थे, कम प्राइस में खरीद करके स्टोर कर लेते थे, और जब मार्केट में कम बचता था तो उस टाइम क्या करते थे, इसका अपना मनमाना प्राइस लगा करके इसको बेचते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो जमाखोर लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था और किसान का बहुत ज़्यादा शोषण होता था उसमें भी। ठीक है, तो किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, क्या होता है कि इस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित कर सकती है तथा साथ ही सरकार की उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। ठीक है, तो इसके प्रावधान और लाभ क्या हैं? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य निजी निवेशकों को आवश्यक वस्तुओं का संग्रह का असीमित अधिकार देता है। ठीक है, असीमित अधिकार देता है। ठीक है।